नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, हम लोग सीटेट के लिए कंटिन्यू हमारा ये क्लास चल रहा है। आज हमारा 5वां दिन होने वाला है पर्यावरण में। और इसके पहले हम लोग क्या है, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इसके पहले हमारा हिंदी पैडागोजी, मैथ पैडागोजी, ईवीएस पैडागोजी और एनईपी, एनसीएफ, आरटी ये सब कुछ हमारा कंप्लीट हो चुका है। और हम जो है कि पर्यावरण में आज हमारा ये 5वां का क्लास होने वाला है, जिसमें हमने पहले पढ़ लिया सभी राज्य वाइज क्या क्या इम्पोर्टेंट है उसके बारे में। फिर इसके बाद हमने पढ़ा पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं पेड़ और पौधों के बारे में। आज हमारा क्या टॉपिक होने वाला है, पेड़ और पौधों के बारे में, कि पेड़ और पौधे कहाँ कौन कौन से पेड़ पौधे हैं जो क्या हैं महत्वपूर्ण है, जो हमारे ईवीएस में दिया गया है कक्षा 3, 4 और 5 में। चलिए तो ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पेड़ और पौधे, पेड़ और पौधे, पेड़ और पौधे। पेड़ और पौधे में क्या है कि भैया पहला हमारा है नेफेंथिस। क्या है पहला हमारा जो है नेफेंथिस। नेफेंथिस को हम घटपर्णी भी कहते हैं। नेफेंथिस पौधे को हम घटपर्णी कहते हैं। ये एक ऐसा पौधा है जो कीड़े मकोड़ों क्या करता है, शिकार करता है, कीड़े मकोड़े का शिकार करता है और अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेता है। अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़े मकोड़े का शिकार करता है। ये कहाँ पाया जाता है, ये पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत, कहाँ इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। मतलब जो मेघालय क्षेत्र है वहाँ पे पाया जाता है। यह कीड़े मकोड़े, ये अब यह कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। ये कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों क्या करता है, शिकार करता है। और यह लंबे घड़े जैसा, ये क्या है, लंबे घड़े जैसा होता है और इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है और ये एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ता है, जिसके वजह से इसके गंध की वजह से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इसके पास चले जाते हैं और इस गंध की वजह से क्या होते हैं, उस घड़े में फंस जाते हैं, जिसका शिकार करके अपने नाइट्रोजन कमी को क्या करता है, घटपर्णी या नेफेंथिस पौधा क्या करता है, पूरा कर लेता है। तो कह रहा है यह कीड़े मकोड़े और छोटे जीव का शिकार करता है। यह लंबे घड़े जैसा दिखता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें से विशेष खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर, मतलब उसके पास जाते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं और उसमें क्या होते हैं, फंस जाते हैं। और ठीक है, और इसे घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। यह नाइट्रोजन की कमी को कीड़े मकोड़े से क्या करते हैं, पूरा करते हैं। कीड़े मकोड़े से पूरा करता है, ये लिखिए, कीड़े मकोड़े से पूरा करता है। अगला हमारा है रेगिस्तानी योग। रेगिस्तानी योग कहाँ पाया जाता है भैया, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह लगभग 10 से 12 फीट क्या होता है, 10 से 12 फीट ही इसकी हाइट होती है, लेकिन इसकी जड़ें जो है कि 250 से 300 नीचे फीट तक नीचे जाती है। 250 से 300 फीट तक नीचे इसकी जड़ें जाती हैं, वो भी पानी के तलाश में। जब तक पानी नहीं मिल जाता तब तक इसकी जड़ें नीचे जाती रहती है। जैसे पानी मिल जाती है इसकी जड़ें वहीं रुक जाती हैं। और इसकी विशेषता ये है कि ये जड़ से पानी को क्या अवशोषित करके तने में संग्रह करके रखता है। कभी कभी वहाँ सूखा पड़ने पे या पानी की कमी होने पर वहाँ के लोग क्या करते हैं कि इस तने को छेद के पतली पाइप लगा देते हैं और उस पाइप के सहारे पानी क्या करते हैं, निकाल लेते हैं अपने पीने के लिए। देख लीजिए, यह ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। 11 से 12 फीट ऊंचाई तथा इनकी पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसकी जड़ जमीन के अंदर 250 से 300 फीट तक पानी की तलाश में जाती हैं और यह पानी इसके तने में जमा हो जाता है। और क्या होता है, यह पानी क्या करते हैं, अपने तने में जमा कर लेते हैं और वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी क्या करते हैं, निकालते हैं अपने यूज के लिए। अगला हमारा क्या होने वाला भी है, अगला हमारा है बरगद। बरगद क्या है, बरगद में जो टहनियों से जो लताएं निकलती रहती हैं वो उनकी क्या होती हैं, जड़ें होती हैं। और ये क्या है, धीरे धीरे जमीन को टच करते हुए जमीन के अंदर चले जाती हैं और ये धीरे धीरे मोटी होती हैं और जो खंभों का काम करती हैं पेड़ को मजबूती बनाए रखने के लिए। बरगद के पेड़ की लटकन उनकी जड़ें होती हैं, जो उसमें लटकती होती टहनियाँ जो होती हैं ना, वो क्या होती हैं, उनकी जड़ें होती हैं। ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं।
और ये जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को क्या करता है, सहारा देता है। आंधी तूफान आने पे क्या होता है, उसे सहारा देता है। अगला हमारा होने वाला भी है जंगल। जंगल मतलब फॉरेस्ट। जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो 2007 में जो कानून लाया गया, जो भी अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगलों में रह रहे हैं वो जो है उस जंगल में कोई भी फसल उगा सकते हैं और उनको कोई वहाँ से हटा नहीं सकता। तो कह रहा है जो लोग 25 सालों से जंगलों में एक जगह रह रहे हैं, मतलब एक ही जगह 25 सालों से रह रहे हैं, तो यह कानून अधिकार देता है, ये कानून 2007 ये कानून अधिकार देता है कि वह इस जगह पर जो चाहे उगा सकते हैं और उन्हें हटाया नहीं जाएगा। और जंगल की सुरक्षा वहाँ के ग्राम पंचायत के लोग करते हैं। और जंगल धीरे धीरे क्या कम होते चले जा रहे हैं, उसका वजह ये है कि खानों की खुदाई और बांधों के निर्माण के लिए जंगल खत्म होते जा रहे हैं। जैसे जैसे खान की खुदाई होती जा रही है और बांध बनाए जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या है, निर्माण से जंगल खत्म होते जा रहे हैं। आइए और देख लेते हैं कुछ पॉइंट इसमें जो बचा हुआ है। कृषि थोड़ा और देख लेते हैं, आगे क्या बचा हुआ था हमारा, कृषि। विश्व में लगभग 50% लोग जो है ना खेती करते हैं। विश्व में लगभग 50% लोग खेती करते हैं और जो इंडिया के लोग हैं ना लगभग दो तिहाई लगभग लोग क्या है, कृषि पे क्या है, निर्भर है। तो विश्व में लगभग 50% लोग कृषि से संबंधित कार्य कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, और भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। भारत की जो है 2/3 जनसंख्या अभी भी क्या है, कृषि पर निर्भर है। और जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है, ध्यान दीजिएगा, जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है उसे कृषिगत भूमि कहलाती है। वो क्या है, कृषिगत भूमि। जिस भूमि पर हम क्या है फसल उगाते हैं उसे कृषिगत भूमि कहते हैं। अगला क्या कह रहा है कि अगर एक ही प्रकार की फसल बार बार किसी खेत में बोई जाए और उसमें केमिकल का यूज किया जाए तो कुछ दिनों बाद वो क्या होती है, खेत क्या होता है, बंजर हो जाता है। तो जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है कृषि भूमिगत कहते हैं, ठीक है। एक ही प्रकार की फसल उगाने से और कई केमिकल को यूज करने से जमीन जो क्या होती है, बंजर हो जाती है। और ये भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको याद करना है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं, पीसी कल्चर मत्स्य पालन को कहते हैं, हॉर्टिकल्चर बागवानी को कहते हैं, फ्लोरिकल्चर फलों की खेती को कहते हैं, फ्रूटिकल्चर फलों की खेती, और फ्लोरिक ये फ्लावर वाला है, फ्लोरिकल्चर फूलों, और फ्रूटिकल्चर फलों की खेती, और सेरीकल्चर हमारा रेशम के कीट के पालन के लिए कहा जाता है, वर्मीकल्चर केचुआ पालन, और विटीकल्चर अंगूर की खेती। और ये याद कर लीजिए, आपको इतना में से आपको 1 नंबर जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा महत्वपूर्ण कृषि से संबंधित, और कृषि से संबंधित कुछ उत्थान है जो जैसे जिम कार्बेनेट, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 10-15 पॉइंट और है, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक। तो आइए और आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, देख लीजिए। सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, अंडमान निकोबार में। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है, अंडमान निकोबार में। जिम कार्बेट कहाँ भी है, जिम कार्बेट जो है कि ये राजस्थान में होना चाहिए। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। यहाँ बाघों की आबादी बहुत अधिक है, कहाँ पे, उत्तराखंड में। जिम कार्बेट कहाँ पे, उत्तराखंड में। यहाँ पे जो है बाघ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, बाघ जो है बहुत ज़्यादा है, जिम कार्बेट। तो ये बातें समझ में आ गई आपको। तो अगला देखिए हमारा क्या है, अगला है गिरि राष्ट्रीय उद्यान। गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में। गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में। यहाँ पे गिर वन संरक्षित क्षेत्र स्थापन 1913 की, इसकी स्थापना जो है 1913 में एशिया सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूहों को संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। यह बाघ संरक्षित क्षेत्र है जो एशिया बब्बर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पे एशिया बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है कौन, गिरि राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो उत्तराखंड है ये किसके लिए फेमस है, हमारा बाघों के लिए फेमस है। और ये किसके लिए फेमस है, हमारे बब्बर शेर के लिए। उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हमारा उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा
एवं सबसे समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला ये क्षेत्र है। क्या? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। यह बाघों और बारहसिंघा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बाघ के साथ साथ बारहसिंघा भी यहाँ पे क्या है, पाए जाते हैं इस राष्ट्रीय उद्यान में। अब बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान क्या है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है भैया? ये पड़ता है कर्नाटक में। यह भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल रिजर्व है। यह भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल रिजर्व है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया। किसके रूप में भैया? टाइगर के रूप में, एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया। कब? 1973 में। यह है कहाँ पे? कर्नाटक में। अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। यह एक सींग वाले यह एक सींग वाले गैंडों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध। यहाँ पे जो एक सींग वाले गैंडे हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, जो असम में स्थित है। इसे 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। इसे 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। इसे भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। इसे क्या है? भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। अब भादवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे भैया? मध्य प्रदेश में। इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी बाघ, ये जितने सारे हैं सब बाघों के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन जो काजीरंगा ये किसके लिए? एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिए, देश का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क क्या है? साउथ बटन। कहाँ पड़ता है ये? अंडमान निकोबार में साउथ बटन सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क। और देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क क्या है? हिमिस लद्दाख। हिमिस कहाँ पे भैया? ये लद्दाख में। भारत को जो सबसे ऊंचे स्थान पर जो स्थित है वो लद्दाख का हिमिस है। और ये क्या है? सबसे बड़ा भी है देश की दृष्टि से। अच्छा, पहला बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर था? सरिस्का है। ये कहाँ पे है? राजस्थान में। पहला बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? सरिस्का, राजस्थान। और देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? नागार्जुन सागर, जो कि आंध्र प्रदेश में देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। और सबसे ज़्यादा जो अभ्यारण्य कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। और तैरता हुआ एक मात्र, बस एक ही है ये तैरता हुआ एकमात्र, ये केबुल लामजाओ। ये कहाँ पे? मणिपुर में। ये क्या है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे भैया? मणिपुर में, केबुल लामजाओ। तो ये सारे जितने थे हमारे क्या थे? उद्यान थे। तो हमने क्या, तो धीरे धीरे लगभग हमारा 70% कह सकते हैं या 60% तक हमारा ईवीएस कंप्लीट हो चुका है। अब इसको आप, वैसे तो राष्ट्रीय उद्यान बहुत सारे हैं, लेकिन हम उसी राष्ट्रीय उद्यान को लिए हैं जो एनसीईआरटी में हमारे दिया गया है, जो ईवीएस की बुक में 3, 4, 5 में दिया गया है, जहाँ से आपकी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनते हैं, बस उसी को लिया गया है। वैसे तो राष्ट्रीय उद्यान अगर यूपी टेट के हिसाब से पढ़ेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो हमको उतना नहीं पढ़ना भैया। हमको जितना हमारा ईवीएस में दिया है बस हमको उतना ही पढ़ना है। जितना 3, 4, 5 की बुक में दिया है हमको बस उतना पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ना ज़्यादा हमको दिमाग लगाना है। तो ये सारे हमारे राष्ट्रीय उद्यान हो गए। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोग को वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और कमेंट भी आप लोग कर दिया करिए। बहुत जल्दी 2-4 दिन में हम लोग क्या है कंप्लीट हो जाएगा। ये 2 दिन और लगेगा हमको लगता है, 1 या 2 दिन और लगेगा। फिर इसके बाद 4 से 5 दिन हमारा साइकोलॉजी लगेगा। इसके बाद सारे कुछ कंप्लीट 130 का हमारा टारगेट है जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए तो फिर आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भैया धन्यवाद।